बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हमने रिवीजन सेशन का स्टार्ट करना है। रिवीजन सेशन में इंग्लिश और उर्दू को दोनों को इकट्ठा मैं पढ़ाऊंगा। इससे हमारा फ़ायदा ये होगा, एक तो हमारे पास टाइम बच जाएगा, दोनों सब्जेक्ट्स एक ही वक्त में जल्दी हमारे कवर हो जाएंगे। और दूसरा फ़ायदा ये भी होगा कि दोनों सब्जेक्ट्स के जो कंसेप्ट हैं, जो एक जैसे कंसेप्ट हैं, जो ओवरलैप करते हैं, वो आप एक ही दफ़ा जब पढ़ेंगे, आप इनको कंपेरिजन में जब पढ़ेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है जी। दोनों दोनों लैंग्वेजेज़ हैं, तो दोनों लैंग्वेजेस में जो है ना आपके कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, ए टू जी सी चीज़ें सेम होती हैं। उनको जब जब आप जो है ना कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। चलते हैं जी इंग्लिश की तरफ। सबसे पहले तो इंग्लिश में सबसे पहले जो आपने याद करना है बात को, जो है इंग्लिश जो आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज है और पाकिस्तान की दफ्तरी ज़ुबान है, यानी कि या पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। उर्दू की तरफ चलते हैं। उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है। इंग्लिश आपकी दफ्तरी यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। उर्दू आपकी नेशनल लैंग्वेज यानी कि कौमी ज़ुबान है। ठीक है जी। जो लफ्ज़ उर्दू है ये तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मानी है लश्कर, क्योंकि इसमें बहुत सी ज़ुबानों के जो है ना अल्फाज पाए जाते हैं। ठीक है, समझ आ गई है। उसके बाद जी जो आपके पास इंग्लिश है, इंग्लिश के जो है ना सबसे जो उनका जो बुनियादी चीज़ होती है वो होती है लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स। और इंग्लिश में उर्दू में क्या होते हैं, हरफ होते हैं, हरूफ उनको कहते हैं। ठीक है जी। और इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपके पास 26 हैं और उर्दू के जो आपके पास हरूफ हैं उनको हरूफ तहजी कहते हैं, वो हमारे पास 37 है। यहाँ पे एक ज़मीनी क्वेश्चन बन जाता है, वो अरबी का कभी पूछ लेता है अरबी के कितने हैं, तो अरबी के आपके पास 20 या मैंने लिखे हुए हैं आपके पास 29 है। ठीक है जी। अरबी के 29 है, इंग्लिश के आपके पास 26 हैं और उर्दू के आपके पास 37 है। ठीक है जी, समझ आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं। इंग्लिश के जो आपके पास लेटर्स हैं उनकी दो टाइप्स हैं, एक कॉन्सोनेंट, दूसरी आपके पास वाउल्स। कॉन्सोनेंट आपके पास 21 हैं और वाउल्स आपके पास 5 हैं, ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू ये आपके पास कॉन्सोनेंट है, सॉरी आपके पास वाउल्स हैं, बाकी आपके सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। इस तरह इसी के जो कंपैरिजन में जो उर्दू के पास है, उर्दू के भी दो अक़साम हैं, उसको हम कहते हैं सही हरूफ और हरूफ इल्लत। सही हरूफ और हरूफ इल्लत जो जो इंग्लिश के वाउल्स हैं ना, वो यहाँ पे हरूफ इल्लत के लेते हैं उर्दू में। हरूफ इल्लत की तादाद 4 है, अलीफ वाओ, छोटी ये और बड़ी ये मैंने सारे लिखे हुए हैं। अभी आपको इंशाल्लाह ताला नोट जब आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएंगे, आप इनको पढ़िएगा, इंशाल्लाह ताला आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है जी। यहाँ पे एक और बात जो है ना आपको मैंने क्लियर करनी थी। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी जो उर्दू है उसको नेशनल लैंग्वेज का दर्जा कब मिला था और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा कब मिला था। ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में इनको मिला था जी। इससे पहले जो पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान थी उर्दू और बंगाली दोनों थी, जब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ होता था। और जो इंग्लिश जो पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज इसको डिक्लेयर किया गया, वह जस्ट 10 साल के लिए अबूरी तौर पर डिफेक्टो इसको जो है ना इसको किया गया था कि अबूरी तौर पर 10 साल के लिए इसको हम करते हैं और 83 में जाके जो हम उर्दू को ही ऑफिशियल लैंग्वेज भी डिक्लेयर करेंगे, लेकिन आज तक इस पर अमल नहीं हो सका। तो इंग्लिश अभी तक हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी चल रही है। ठीक है जी, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। और उसके बाद आपके वाउल्स हो गए, इधर हरूफ इल्लत हो गए, हरूफ इल्लत 4 हैं, वाउल्स आपके 5 हैं। ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद चलते हैं जी जो ना आपके उर्दू के हवाले से ना, उर्दू के हरूफ की दो और टाइप्स भी आपके पास हैं, हरूफ कमरी और हरूफ शमसी। हरूफ कमरी आपके पास 14 हैं। इसको आप इसी मुनासिबत पर याद कर सकते हैं, 14वीं रात का चांद। तो चांद 14वीं रात का होता है ना, तो इसलिए हरूफ कमरी भी आपके 14 हैं, हरूफ शमसी आपके 13 हैं। ठीक है जी। हरूफ कमरी वो हैं जो जिनके साथ लाम लगे और वो पढ़ा जाता है, जैसे होता है अल कमर, अल कमर। ठीक है। जिस हरफ से पहले आप लाम लगाते हैं और वो पढ़ा जाता है, साइलेंट नहीं होता, वो आपके कमरी हरूफ होते हैं। ठीक है जी। जैसे अल हाज, अल कमर, अल किताब, ये 14 हरूफ हैं, अलिफ बे जीम हे खे ऐन गैन फ़या काफ काफ मीम वाओ है और छोटी ये आपके पास हरूफ कमरी हैं। उसके बाद आपके पास हरूफ शमसी आते हैं। हरूफ शमसी आपके पास 13 हैं। हरूफ शमसी आपके पास जी ना वो आपके पास 13 हैं। वो कौन से हैं हरूफ शमसी? वो है आपके पास जिनके साथ लाम लगता है लेकिन वो बोला नहीं जाता, वो साइलेंट हो जाता है, जैसे होता है ना अशम्स, अस्सलाम, अर्रहमान। ठीक है। तो अल रहमान या अल शमस या अल सलाम नहीं होता, अस्सलाम होता है। ठीक है, लाम उसमें साइलेंट हो जाता है। ये 13 है आपके पास। ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद चलते हैं जी, ये जो आपके पास लेटर्स हैं ना, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं और उर्दू के आपके पास हरूफ हैं, इनको आपस में जब आपने मिलाना है ना, तो आपके पास जो इंग्लिश में बनेगा वो वर्ड बनेगा और जो आपके पास उर्दू में बनेगा वो कलमा बनेगा। वो क्या बनेगा? कलमा बनेगा। अगर आप हरूफ या लेटर्स को मिलाते हैं आपस में, कोई बामानी लफ्ज़ बनता है, कोई सही लफ्ज़ बनता है जिसका कोई मानी आपको नज़र आता है, वो हमारा वर्ड होता है और इधर कलमा होता है। अगर कोई ऐसा वर्ड बन जाए जो है ना जिसका कोई आपको माना नज़र ना आ रहा हो, उसको हम उर्दू में मुहमल कहते हैं और इंग्लिश में उसको जो ना रबिश कहते हैं।
इंग्लिश में रबिश कहते हैं। जैसे अभी आपको बताता हूँ, ये आपके पास है क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं जी CAT कैट, जी आपके पास ये कैट एक लफ्ज़ बन रहा है जिसके जो है ना ये वर्ड बन रहा है जिसका आपको घुमाना आता है, लेकिन मैं जो है ना ये लिख दूँ है ना TA, जस्ट ये TA लिख दूँ, ये क्या है, देखिए दो अल्फ़ाबेट्स तो मिलाए हैं लेकिन इसका कोई हमें कोई इसका आंसर नहीं, कोई इसका जो ना मान ही नज़र नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास रबिश होता है। और उर्दू के इसी तरह जो 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 अल्फाज होते हैं ना, जो आप जो दो से ज़्यादा हरूफ को मिलाते हैं लेकिन उनका कोई माना नज़र नहीं आता, उसको हम मोहम्मल कहते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद चलते हैं जी, आपके पास आता है जो इंग्लिश में ना, इंग्लिश में जब आपने लेटर्स को मिलाना है तो वर्ड बन जाने हैं। अब आपने दो वर्ड्स को जब मिलाना है तो वो फ्रेज़ बन जाना है। जब दो वर्ड्स को मिलाएंगे वो फ्रेज़ बन जाएगा। और उधर जब दो वर्ड्स को मिलाएंगे, जो दो कलमे या दो अल्फाज को मिलाएंगे तो वो आपका जुमला बन जाएगा। वो आपका क्या बन जाएगा, जुमला बन जाएगा। आप इंग्लिश में थोड़ा सा इधर चेक कर लें जी, वर्ड, फ्रेज और क्लास में क्या फ़र्क होता है। वर्ड वो होता है जो आप ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, फ्रेज और क्लास आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये आप याद कर लेंगे बात, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने चीज़ें याद करनी है, मैं थोड़ा सा इसे क्लियर कर लूँ। जब आप दो या तीन, ये आपके पास ABCDEF ये आपके लेटर है ना, इन लेटर को जब आप मिलाते हैं, फॉर एग्जांपल BAT बैट लिख दिया आपने, ये आपने क्या बनाया, एक वर्ड बना दिया। अब आपने दो वर्ड्स को मिलाना है, द बुक, ठीक है। जब दो वर्ड्स को मिलाएंगे तो फिर आपका ये या तो फ्रेज बनेगा या आपका क्लॉज बनेगा। अब फ्रेज और क्लॉज में क्या फ़र्क होता है, अगर जो फ्रेज जो होता है ना, फ्रेज में या तो एक चीज़ होगी, या तो वर्ब होगा या उसमें नाउन होगा, दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं होंगी। या तो वर्ब होगा या उसमें नाउन होगा, दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं होगी। जैसे लिखा होता है ना द बुक, या लिखा होता है द प्रेटी गर्ल। आप इसमें देखें, प्रैक्टिकल में आपको नाउन तो नज़र आ रहा है लेकिन इसमें आपको वर्ब नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर लिखा हो ना प्रैटी गर्ल इज़ सिंगिंग, आप इसमें देखें प्रैटी गर्ल नाउन है, सिंगिंग वो काम भी कर रही है, ये आपका वर्ब भी इसमें नज़र आ रहा है, तो फिर ये आपका क्लास बन जाता है। ये आपका क्या बन जाता है, क्लास बन जाता है। तो जब इस तरह के आपके पास सेंटेंस लिखा हो, सॉरी सेंटेंस का रहा हूँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जिसका आपके पास ना नाउन और वर्ब का कॉम्बिनेशन मौजूद हो, नाउन और वर्ब का कॉम्बिनेशन मौजूद मीन के दोनों चीज़ें मौजूद हों, उसको हम क्लास कहते हैं। जिसमें नाउन और वर्ब में से एक चीज़ गायब होती है उसको हम जो है ना फ्रेज कहते हैं, ठीक है जी। समझ आएगी, ये अब चीज़ें लिखी हुई हैं, अब इसको पढ़ेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। अब क्लास की दो टाइप्स हैं। क्लास एक आपके पास डिपेंडेंट क्लास होता है, एक के पास इंडिपेंडेंट क्लास होता है। डिपेंडेंट क्लास वो होता है जो अकेला पूरा सेंटेंस मुकम्मल नहीं करता, और इंडिपेंडेंट क्लास वो होता है जो अकेला अपना जो सेंटेंस मुकम्मल कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, बाकी आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी, मैं आपको पहले भी ये चीज़ें कराई हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल के अंदर कहता है जी ही सेड आई एम कमिंग, ही सेड आई एम कमिंग। अब देखें ही सेड जो है ना, इसमें क्या है, ये खुद तो कोई जस्ट लिखा हो ना ही सेड, तो इसमें क्या है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नहीं दे रहा ना। ही सेड क्या, उसने क्या कहा, कुछ भी नहीं। ही इसमें नाउन भी मौजूद है, सेड इसमें वर्ब भी मौजूद है, लेकिन ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा। ही सेड उसने क्या कहा है, कुछ भी नहीं कहा। आगे ये क्या ना, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। आप देखिए इसमें ही सेड आप इसमें निकाल भी देना, जस्ट लिखा हो ना आई एम कमिंग, इट मीन्स कि ये पूरी सेंस आपकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि एक बंदा कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ। तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लास है, ये आपका डिपेंडेंट क्लास है। जो आपका इंडिपेंडेंट क्लास होता है ना, उसको हम सेंटेंस कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी, सेंटेंस कहते हैं। ऐसा क्लास जिसमें मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मौजूद हो, उसको हम कहते हैं जी सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ पे मैं एक सेंटेंस आपके पास लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कहता है जी इवन शी लाइक्स, रेड, उसके बाद कॉमा है, टेक्स शी टुक ऑन ब्लू ऑन हिज बर्थडे। उसके बाद है जी एंड शी लुक्स वेरी प्रेटी, ये लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इवन शी लाइक्स रेड। आप देखें सबसे पहले इसमें आपने देखना ये फ्रेज है कि क्लास है। शी इसमें क्या है जी, या प्रोनाउन आ रहा है ना, नाउन हो या प्रोनाउन हो एक ही बात है, ये प्रोनाउन आ रहा है। उसके बाद इसमें कोई वर्ब नज़र आ रही है, ये लाइक्स आपकी वर्ब है, मीन्स के इसमें नाउन भी है और वर्ब भी है, इट मीन्स ये क्लास है। उसके बाद शी टुक ऑन ब्लू, टुक ऑन आपके पास जो है ना, ये आपके पास है ना फ्रेजल वर्ब है। उसके बाद शी आपके पास प्रोनाउन है, मीन्स ये भी आपका क्लास है। एंड पे देखें जी शी लुक्स वेरी प्रेटी, शी लुक्स वेरी प्रेटी। इसमें देखें शी प्रोनाउन तो है लेकिन इसमें आपके पास कोई किसी किस्म का जो है ना वर्ब नज़र नहीं आ रहा, आपको कोई काम नहीं कर रही, वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी, तो इसमें कोई काम तो नहीं कर रही। तो ये आपका फ्रेज है, तो फ्रेज और क्लास के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
होता है कि वो आपके पास लिखा होता है कोई, तो वो कहता है जी बताएं जी अंडरलाइन चीज़ है, ये आपका फ्रेज है कि क्लाज है, ठीक है जी। ये आपके पास क्वेश्चन है। उसके बाद सेंटेंस है। सेंटेंस आप मैंने आपको बता दिया है कि जो इंडिपेंडेंट आपका क्लास है ना, जो आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा होता है, वो आपका सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। ये सेंटेंस की मैंने एग्जांपल से लिखी हुई है, या पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। इस तरह जो उर्दू है ना जी, उर्दू के वाले से जो चीज़ें हैं, उर्दू के वाले से ये बिल्कुल जो बेसिक चीज़ें हैं ना आपके पास, जो है ना जुमला वो होता है जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनता है। बामानी बात जो सुनने वाले को समझ आती है जुमला कहलाती है। उधर जो है ना आप हमारा जो क्लास होता है, इधर हमारा जुमला होता है, ठीक है। लेकिन जिसकी समझ ना आए वो हमारा मुकमल होता है। वो क्या होता है? हमारा मुकमल होता है, ठीक है जी। समझ आ गई है। उसके बाद आपके पास जो है ना ये उर्दू की थोड़ी सी हिस्ट्री आपके पास मैंने लिखी हुई है, ये आप पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला ज़रा समझ आ जाएगी। उर्दू का सबसे पहला ड्रामा अंदर सुबह था, रदीफ़ के लघवी मानी है घोड़े के पीछे सवार होना। उर्दू की आखिरी किताब का मुसन्नफ़ इब्न निशाह है। उर्दू अखबार हमदर्द और अंग्रेज़ी अखबार कामरेड मौलाना मोहम्मद जौहर ने जारी किया था। उर्दू का पहला अखबार जामे जहाननामा था। किसी दूसरे शायर की शेर को अपनी नज़म में दाखिल करना तज़मीन कहलाता है। उर्दू अदब की तवील तरीन तारीख डॉक्टर जमील जालबी ने तहरीर की है। नावल अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। उर्दू का माने लश्कर है। अंग्रेज़ी, हिंदी, चाइनीज़ और अरबी के बाद दुनिया की 10वीं बड़ी ज़ुबान है। उर्दू के पुराने नाम हिंदवी, हिंदुस्तानी, रेख्ता, किला, मुअल्ला, उर्दू मुअल्ला हैं। उर्दू ज़ुबान का पहला शायर अमीर खुसरू को माना जाता है। खुदाई सुगन मीर तकी मीर को कहा जाता है। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल्ला को कहा जाता है। मिर्ज़ा ज़ाहरदार बेग डिप्टी नज़ीर अहमद का किरदार था। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता जो ना मई 1800 में कायम हुआ था। ये डॉक्टर गिलक्रिस्ट ने जो है ना इसमें ये नुमाया किरदार अदा किया था। और इसी नतीजे में 1832 में उर्दू का दफ्तरी ज़ुबान का दर्जा भी मिला था, पाकिस्तान बनने से पहले बना था, ठीक है जी। उर्दू के मशहूर पहले अखबार ज़मींदार के एडिटर मौलाना ज़फ़र अली खां हैं, ठीक है। उनको बाबा सहाफ़त भी कहते हैं। उसके बाद उर्दू के दो शोरा ऐसे हैं, हफीज़ जलंधरी और मौलाना शिबली नमानी, जिन्होंने अपना कोई तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया। उर्दू जो का पहला मरकज़ दिल्ली था। उर्दू का पहला साबित दीवान शायर कुली कुतुब शाह है। उर्दू का पहला ड्रामा नगार जो है ना वाजिद अली शाह को माना जाता है। उर्दू शायरी के दूसरे दौर का आगाज़ मीर तकी मीर से होता है। तो तीसरे दौर का गालिब से होता है। चौथे दौर का आगाज़ इकबाल से होता है। और पाँचवें दौर का आगाज़ फैज़ अहमद फैज़ से होता है। तो ये उर्दू की थोड़ी सी आपके पास हिस्ट्री थी, इसको आप पढ़ लें। इंशाल्लाह ताला आपको इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में लाजमी आता है। उसके बाद ये आपके पास क्वेश्चन है जो आपके जो है ना साबिक़ा पेपर में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है जी, अंग्रेज़ों ने उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए कौन सा कॉलेज कायम किया था? तो ये एजुकेटर का पेपर 2019 में, उसमें ये पेपर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पता है फोर्ट विलियम कॉलेज था। और ये जो करेक्ट आंसर है वो मैंने अंडरलाइन कर दी है, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी। उर्दू का पहला शायर कौन है? मीर तकी मीर, मीर खुसरू, वली दक्कनी, कुली कुतुब शाह। ये भी एजुकेटर का पेपर 2019 में, उसमें पेपर में PPSC में आया था। उर्दू का पहला साबित दीवान शायर कौन है? ये कुली कुतुब शाह। ये भी एजुकेटर के पेपर में क्वेश्चन था। उसको उर्दू के मानी क्या है, ठीक है, जो आपको पता है ये लश्कर उसका मानी है। ये लेक्चरर मुताला पाकिस्तान 2018 के पेपर में क्वेश्चन आया था। कुरान मजीद का सबसे पहला उर्दू लफ्ज़ी तर्जुमा किसने किया था? शाह रफ़ीउद्दीन है। ये लेक्चरर मुताला पाकिस्तान 2018 के पेपर में ये भी आया था। उसके बाद कुरान मजीद का सबसे पहला उर्दू मुहावरा तर्जुमा किसने किया था? शाह अब्दुल कादर ने किया था। ये लेक्चरर हिस्ट्री 2017 में पेपर में ये क्वेश्चन आया था। उर्दू की पहली तनकीदी किताब का नाम क्या है? मुकदमा शेर व शायरी। ये लेक्चरर उर्दू 2022 के पेपर में क्वेश्चन आया था। मुग़लों के ज़माने में सरकारी ज़ुबान कौन सी थी? ये फ़ारसी थी। ये असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल 2010 के पेपर में क्वेश्चन आया था, ठीक है जी। उर्दू ज़ुबान के पहले सूफ़ी शायर कौन है? जो मीर दर्द है। ये इंस्पेक्टर एंटी करप्शन 2005 के पेपर में क्वेश्चन आया था। मुसद्दस जो है ना, मुसद्दस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? ये इंशाल्लाह ताला जो है कल ये इसी टॉपिक पर हमारा लेक्चर होगा। मुसद्दस क्या होती है, रुबाई क्या होती है, मुखम्मस क्या होती है, उसके बाद मुसम्मत क्या होती है, ठीक है। मुखम्मस वगैरह ये सारी गज़ल, नज़म, हमद, ये इसी पे इंशाल्लाह ताला कल सारा हम लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें रदीफ़, काफ़िया, मतला, मक्ता, हुसन, मतला, ये सारा इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी कल के लेक्चर में। इस तरह चलते हैं। इंग्लिश के पास पेपर क्वेश्चन हैं। इंग्लिश के पास पेपर क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज में कितने? ये लेक्चर इस्लामिया 2017 के पेपर में क्वेश्चन आया था। उसके बाद 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना इंग्लिश जो है ना वो डिक्लेयर हुई थी ऑफिशियल लैंग्वेज कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए। ये PMS 2017 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद AEIOU ये क्या कहलाते हैं? ये वाउल्स होते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 2017 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद आपके पास फेमस नावल प्राइड एंड प्रेजुडाइज इज़ रिटन बाय, ये आपका लेबर फीस है 2016 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। तो जेन आस्टन इसका जो राइटर था। तो ये आपके हो गया जी आज का लेक्चर। इसको अच्छे तरीके से याद करें, कोशिश करें हर चीज़ साथ साथ, छोटा छोटा अपना टॉपिक हम पढ़ेंगे तो आप साथ साथ चीज़ें याद करते जाएँ। तो कल इंशाल्लाह ताला आपको इसी जो लेक्चर में से आपका टेस्ट होगा और साथ ही आपका नया लेक्चर भी आएगा। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ये दोनों जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं इनको हम कवर कर लें, उसको रिवाइज़ करके उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम जियोग्राफी और मुताला पाकिस्तान इकट्ठा शुरू करेंगे। उसके बाद जो है ना फिर हमारी रह जाएगी
इस्लामियात हमारी रह जाएगी, जनरल साइंस रह जाएगी, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जनरल साइंस जो है ना, जनरल साइंस और कंप्यूटर साइंस उनको हम इकट्ठा शुरू करेंगे, ठीक है। और इस्लामियात को फिर दोबारा हम जो है ना मैथमेटिक्स के साथ ऐड करके, तो जस्ट आपका सिर्फ रहेगा हमारे पास FIE एक्ट 2014 जो 1974, ठीक है। वो इंशाल्लाह जब आपके पेपर की डेट अनाउंस हो जाएगी, वो इंशाल्लाह ताला उस टाइम में आपको उसके करीब जाकर वो भी करवा दूँगा। और लिटरेसी मोबिलाइज़र वाले बच्चे वो तैयार हैं, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर आने वाला है, बहुत करीब है। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।